Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Daily MCQ Challenge. इस सीरीज में हम आपके साथ हर रोज आपके CDS एग्जामिनेशन के लिए MCQs डिस्कस करते हैं. Now आप लोग जानते हो CDS एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए you need to practice ample MCQs. So आप लोगों की हेल्प करने के लिए हम रोज आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करेंगे. Now आज जो MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं they would be from the field of from the subject of general knowledge. जैसा कि आप जानते हो CDS में 3 पेपर्स होते हैं आपके. जनरल जीके का एक पेपर होता है, मैथ्स का होता है, इंग्लिश का होता है. तो आज हम जीके के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. The self-respect movement was initiated by B.R. Ambedkar, Jyotiba Phule, E.V. रामास्वामी नायकर, जवाहरलाल नेहरू. नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ में स्टार्ट हुई थी और ये लोअर कास्ट की तरफ से एक मूवमेंट थी. इसे स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार भी कहते हैं. ऑलराइट, सो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय E.V. रामास्वामी नायकर, पेरियार. सो द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज सी. क्वेश्चन नंबर 2. The location of ancient city of Taxila or Takshashila mentioned in the ancient Indian text was identified by. बहुत सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थे जिसमें तक्षशिला का मेंशन होता था, पर ये तक्षशिला है कहां, ये लोकेट करने वाले थे इंसान अलेक्जेंडर कनिंघम. ऑलराइट, so the answer to this question is A, Alexander Cunningham. He was the first Director General of Archaeological Survey of India. Alright, so इसका आंसर है A. Okay, question number 3. Who among the following was not a Jain Acharya? जैन आचार्य इन चारों में से कौन नहीं थे? भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र, सिद्धसेना, दिवाकर. Now इन चारों में से जैन मंक कौन थे, कौन नहीं थे? Now आपको पता होना चाहिए जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी जो मंक्स होते थे उन्हें हम कहते थे भिक्खु या भिक्षु, और जो नॉर्मल फॉलोअर्स होते थे ना, जो अपनी डे टू डे लाइफ करते थे, मैरिड भी होते थे, काम भी करते थे, उन्हें हम उपासक कहते थे. राइट, नाउ इन चारों में से कौन से जैन भिक्खु नहीं थे? तो भद्रबाहु तो बहुत बड़े जैन भिक्खु थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, तो ये तो जैन थे. खेमा जो थी वो बुद्धिस्ट भिक्खुनी थी, तो वो जैन नहीं थी, इसलिए आंसर होगा इसका बी. हरिभद्र, सिद्धसेन, दिवाकर दोनों जैन मंक्स थे. ऑलराइट, सो इसमें पूछा हुआ वाज नॉट अ जैन आचार्य. वेल, खेमा जी वाज नॉट अ जैन आचार्य, शी वाज अ बुद्धिस्ट भिक्खुनी. आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 4. इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन चंपारण, खेड़ा, इनॉग्रेशन ऑफ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रावलट सत्याग्रह. वेल, इन चारों इवेंट्स में महात्मा गांधी थे, पर सबसे पहली अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद कौन सी इवेंट में की थी? वेल, आंसर इसका है सी, इनॉग्रेशन ऑफ BHU. BHU के इनॉग्रेशन पे महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था और उन्होंने वहां पे स्पीच भी दी थी. राइट, और वहां पे ही उन्हें अप्रोच किया था राजकुमार शुक्ला ने, जो चंपारण की स्थिति से उन्हें अवगत कराते हैं कि चंपारण में जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो आप वहां पे कुछ करें. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पे महात्मा गांधी पहुंचते हैं, वहां पे उन्हें राजकुमार शुक्ला मिलते हैं जो कहते हैं आप चंपारण के लिए कुछ करें, और वहां से महात्मा गांधी चंपारण चले जाते हैं, जो पहला उनका सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह. ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस. क्वेश्चन 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पतंजलि's महाभाष्य. पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, तो इट मेक्स अ मेंशन ऑफ कौटिल्य. Okay, it is a book on grammar and refers to historical personalities only incidentally. Now, which of the statements given above is are correct? पहली statement देखते हैं. It makes a mention of Kautilya. नहीं, दो इस बुक में मेंशन आता है मौर्याज का.
मौर्यस का मेंशन आता है, पर कौटिल्य जो आपके चाणक्य है उनका मेंशन नहीं आता है महाभाष्य में। ओके, देन इट इज अ बुक ऑन ग्रामर, ये ग्रामर की ही बुक थी, एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो द आंसर टू दिस इज बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following may lead to movement along the demand curve of a commodity? Change in its price, change in price of other commodities, change in income of the consumer, change in taste and preferences of the consumer. Now आपसे पूछा है डिमांड कर्व के along मूवमेंट कब होती है। Now डिमांड कर्व क्या होता है? प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ये होता है डिमांड कर्व। Now आपसे पूछ रहे हैं कि डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट कब होती है? जब प्राइस चेंज होता है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व के अलोंग मूव करना है तो प्राइस की वेरिएशन से होगा। हां, अगर आपको पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट करना है तो ये तीनों चीजें आएंगी, पर यहां पे पूछा हुआ है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो सिर्फ प्राइस से आती है। ऑलराइट, ये तो हम जानते हैं ना, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड, जितना ज्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड, ये डिमांड कर्व से ही आता है। ऑलराइट, सो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is the opportunity cost of a chosen activity? Opportunity cost क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से बताओ। ऑप्शन ए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ओके, out of pocket cost plus costs incurred by the government, okay, value of all opportunities foregone, okay, value of next best alternative that is given up. Well, opportunity cost क्या होती है? सिंपल है, आप एक काम कर रहे हैं, पर जब आप एक काम करते हैं तो आप दूसरा काम गिव अप करते हैं। ये काम छोड़ के मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये काम कर रहा हूं, पर अगर मैं ये काम करता तो इससे मुझे इतना पैसा मिलता, इतना गेन होता। ये जो है ये इस काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये चॉइस चूज करी और ऐसी 10 चॉइसेस छोड़ दी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इन 10 चॉइसेस का सम होगा? नहीं, जो नेक्स्ट बेस्ट चॉइस आपने गिव अप करी है ना, उसका होगा। राइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही नहीं, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो हो सकता था आपका, वो आपने गिव अप कर दिया। राइट, सो द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following statements in the context of social sector spending in India during 2014-19, both states and union government together, is true? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज 5% ऑफ जीडीपी। ऑप्शन बी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वाज 4% ऑफ सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। There was a stagnation in the spending on education as a percentage of GDP. Okay, health sector spending on amounted to 10% of the total expenditure. एक एक करके देखते हैं सही कौन सी है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम चाहते हैं कि 5% अपनी जीडीपी का स्पेंडिंग एजुकेशन पे जाए, एजुकेशन में हम बहुत कम स्पेंड करते हैं। देन सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर जितना है उसमें हेल्थ का शेयर 4% है। नहीं, टोटल जो सोशल सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर है उसमें हेल्थ का शेयर तो ज्यादा है, तो ये गलत है। There was a stagnation in the spending on education as a percentage of GDP. हाँ, एक समय आया था जब एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रहा था, ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 9. According to United Nations Development Program's Human Development Report HDR 2020, in which of the HDI Human Development Index components has India improved in recent years? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे कंट्रीज को रैंकिंग्स मिलती है, पर किन बेसिस पे रैंकिंग्स मिलती है? इन 4 चीजों के बेसिस पे। नाउ इंडिया ने रिसेंटली इंप्रूवमेंट दिखाई है, इन चारों में से किस चीज में इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये तो ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन है। अगर आपने न्यूज पढ़ी थी तो आप ये आंसर कर जाते, नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाते। तो वो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर एजुकेशन इन इंडिया।
पर कैपिटा नेशनल इनकम में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, तो इसका आंसर होगा A 1 and 2। ऑलराइट, एंड लास्ट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, Which one of the following is true of pure voluntary exchange between two parties A and B? Pure voluntary exchange, आपके और मेरे बीच में चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, तो प्योर वॉलेंटरी एक्सचेंज क्या कौन सा एग्जाम्पल होगा? A can exploit B और वाइस वर्सा, इसे हम प्योर वॉलेंटरी एक्सचेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि प्योर में होता है कि दोनों अपने अपने फायदे देख के एक्सचेंज कर रहे हैं। बोथ गेन, इट इज अ विन विन सिचुएशन, ये हो सकता है। इफ A makes profit, it must be at the cost of B, नहीं, दोनों गेन कर सकते हैं। बोथ कैन लूज, नहीं, B है इसका आंसर। ओके, तभी हम प्योर कहेंगे। द वर्ड प्योर ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs खत्म होते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आई होप योर प्रैक्टिस इज इंप्रूविंग एज फार एज MCQs are concerned. Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with another set of MCQs. Thank you. आज ही विजिट करो www.chetanparat.com and download the app or call at 97793 53345.